वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास में मेटलर्जी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम देखते हैं टॉपिक में हेडिंग में हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इनटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें इनटेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द ओर्स mentioned in table 6.1 can be concentrated by मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में वैसे ओर किए जाते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज या ओर में से कोई एक मैग्नेटिक हो। तो हम लोग इसमें आयरन के जो ओर होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसके एग्जाम्पल्स आसानी से हो सकते हैं। मैग्नेटिक होते हैं नेचर में, तो इनको हम आसानी से इम्प्योरिटी से अलग कर लेते हैं जो इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक होती है। तो उसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मैग्नेटाइट, उसका फार्मूला Fe2O3 एंड हेमेटाइट Fe3O4, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में लीचिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप जानते हैं कि लीचिंग के प्रोसेस में हम लोग जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं जो आसानी से जनरल सेपरेशन मेथड से अलग नहीं की जा सकती हैं, तो उनको हम कर सकते हैं। इसमें आप देखते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ये लीचिंग का, तो बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि हम इम्प्योरिटीज या ओर दोनों में जो सूटेबल है, ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ओर को, कि किसी ऐसे रिएजेंट के साथ मिलाते हैं जिससे वो डिजॉल्व फॉर्म में अलग हो जाता है, और बाकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, और फिर जो आपको बचता है उसका डिकम्पोजिशन करा करके हम लोग प्योर ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं उस मेटल का। तो हम लिखेंगे कि दिस मेथड रिमूव्स द इम्प्योरिटीज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड इट्स फ्रॉम द बॉक्साइट ओर बाय वेरियस केमिकल रिएक्शन स्टेप वाइज आइदर इन द प्रेसिपिटेट फॉर्म और सोलेबल फॉर्म। दोनों में से कोई ना कोई या तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा और नहीं तो सोलेबल फॉर्म हो जाएगा। तो कोई एक रहेगा प्रेसिपिटेट और दूसरा सोलेबल फॉर्म होगा, तो हम आसानी से उसको अलग कर लेते हैं। इसके बाद 6.3 में है क्वेश्चन आपका कि 6.3 the reaction Cr2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Cr gives energy minus 421 kilojoule is thermodynamically feasible as it is apparent from the Gibbs energy value. Why does it not takes place at room temperature। यानी ये टेम्परेचर गिब्स एनर्जी जब निगेटिव दी गई है तो ये क्वेश्चन में ये कहता है कि गिब्स एनर्जी निगेटिव है तो उसको फिजिबल हो जाना चाहिए, लेकिन यह रूम टेम्परेचर पर क्यों होता है, नहीं होता है। रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर क्यों रखना पड़ता है। तो देख लीजिए इसमें द रिएक्टेंट्स आर सोल्ड। इसमें जो भी रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं आप देख रहे हैं एल्युमिनियम है और Cr2O7 है, Cr2O3 है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एल्युमिनियम, तो दोनों के दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर सकते इन द प्रेजेंट स्टेज। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये मेल्ट कर जाते हैं, और मेल्ट करने के बाद जब लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं या मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं तो आसानी से इनका रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इनको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, रूम टेम्परेचर पर नहीं होता। तो मेन रीज़न क्या हुआ, केवल सॉलिड होने के कारण ये रिएक्शन नहीं कर पाते और इनको टेम्परेचर बढ़ा करके पहले मेल्ट कराते हैं और मेल्ट कराने पर रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में कि इज इट ट्रू दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस Mg रिड्यूस Al2O3 एंड Al कैन रिड्यूस MgO, व्हाट आर दोज कंडीशंस। तो देखिए जब इसके एलिंगन डायग्राम को देखते हैं तो एलिंगन डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि इफ़ यू लुक एट द एलिंगन डायग्राम
we observe that the plots for AL and MG cross each other at 1350 डिग्री, और केल्विन में आप इसको लिख सकते हैं 1623 केल्विन। तो इसलिए इस टेम्परेचर के नीचे यानी बिलो दिस टेम्परेचर mg कैन बी रिड्यूस। चूँकि mg का ग्राफ नीचे है, उस एलिंगन डायग्राम में आप देखेंगे तो mg का जो फॉर्मेशन ग्राफ है वो आपका नीचे है, mg नीचे है, उसके ऊपर है एल्युमिनियम। तो इसलिए और क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को लगभग 1350 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस टेम्परेचर से नीचे जो है तो mg आपको एल्युमिनियम को आसानी से रिड्यूस कर सकता है, एंड अबव दिस टेम्परेचर एल्युमिनियम कैन रिड्यूस MgU। तो बस ये टेम्परेचर का ध्यान रखना है, क्रॉसिंग हो रही है 1350 पर, तो उससे नीचे जो है तो mg आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और उसके ऊपर जाएंगे तो Al आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो Al कैन रिड्यूस MgU। अब इसके बाद हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू होता है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक, व्हाई, या एक्सप्लेन। तो देखिए, कॉपर और जिंक की बात जब हो रही है और हाइड्रोमेटलर्जी की बात हो रही है तो उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखना होता है। तो हम देखते हैं कि ई स्टैंडर्ड वैल्यू यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड तो आपका होता है -0.76 वोल्ट, और यह कॉपर का होता है +0.34 वोल्ट। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जिंक का जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं आप इसको, तो ये है -0.76 वोल्ट, और कॉपर का है +0.34 वोल्ट। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि जिसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ही कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इन दोनों में बात करें तो ये ज़्यादा कम है, जिंक का ज़्यादा कम है, इसलिए जिंक आपका स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू कॉपर। तो वही हम लिखेंगे कि इट मीन्स दैट जिंक इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन ईजिली डिस्प्लेस द CuN। इससे जब ज़्यादा है तो इसको आसानी से डिस्प्लेस कर लेगा प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में आपका Cu कॉपर साइनाइड है और जिंक डालेंगे तो जिंक यहाँ पर रिप्लेस कर देगा, कॉपर अलग हो जाएगा तो जिंक साइनाइड बन जाएगा, कॉपर आपका प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो गया। तो इसलिए जिंक को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। जिंक कैन बी आइसोलेटेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी ओनली व्हेन। अब जिंक को जब हटाना है तो क्या करेंगे, जिंक से कोई ज़्यादा रिएक्टिव हमको डालना पड़ेगा। तो जिंक से जब ज़्यादा रिएक्टिव अगर हम डालते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, अगर हम डालते हैं तो ये प्रेजेंट रहेंगे। तो ये ऐसा हो सकता है इस चीज़ को देखने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर, लेकिन बट दीज रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व H2। लेकिन जैसे ही इनको डालते हैं तो वाटर मिला हुआ है तो वाटर से रिएक्ट करके H2 गैस इवॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से दीज मेटल डू नॉट सॉल्व द पर्पस। तो इस तरीके से जब ये दूसरा ही रिएक्शन शुरू हो गया तो हमको तो चाहिए कि मेटल, तो ये हमारा जो मेन पर्पस है मेटल प्राप्त करने का रिड्यूस करके, तो वो हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो the metals do not solve the purpose and zinc cannot be extracted by हाइड्रोमेटलर्जी। लेकिन कॉपर के साथ ऐसा नहीं होता है, चूँकि कॉपर के साथ जिंक मिलाने पर भी आसानी से वो रिड्यूस हो जाता है, अलग हो जाता है, और जिंक आपका वाटर से कोई रिएक्शन करके या ऐसा जैसे कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम दे रहे थे वैसा H2 गैस का प्रोडक्शन नहीं करता है, इसलिए अदर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो कॉपर को हम कर सकते हैं लेकिन जिंक को हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा नहीं कर सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 6.2 को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में एक्सरसाइज का कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेजेंट इन फ्लोटेशन मेथड। तो आप देखे हुए हैं कि जो डिप्रेजेंट होते हैं तो बेसिकली वो सेलेक्टिवली प्रोहिबिटिंग
मटेरियल्स होते हैं किसी फ्रोथ के लिए, यानी जब आप जानते हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम सल्फाइड ओर का ये कंसंट्रेशन करते हैं, तो कभी कभी हमारे सामने जो ओर आता है उस ओर में दो तरह के सल्फाइड ओर होते हैं। तो ये जो डिप्रेजेंट होते हैं वो उसमें से किसी एक टाइप के सल्फाइड ओर को सिलेक्टिवली फ्रोथ बनाने से रोकते हैं और दूसरे जो फोर्थ होते हैं उनको अलाउ करते हैं बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम एक फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से एक पार्टिकुलर सल्फाइड को अलग कर लेते हैं। तो इनका मेन काम है कि किसी एक को अलाउ करना और दूसरे को रोक देना। तो दो सल्फाइड के केस में इसका यूज होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि prevent the formation of froth in the froth flotation method. It is used to separate two sulfide ores by preventing the formation of froth of one sulfide ore and allowing the other to form the froth। जैसे हम लोग अगर PbS और ZnS जिंक सल्फाइड का और PbS दोनों का अगर हमको सल्फाइड ओर मिलता है तो उसमें अगर हम लोग NaCN एक डिप्रेजेंट की तरह यूज किया जाता है तो ये क्या करता है, तो ये फ्रोथ में PbS को अलाउ करता है और ZnS को रोक देता है, नहीं अलाउ करता है। तो इस तरीके से आपका एक फ्रोथ के रूप में PbS आ जाता है और नीचे चला जाता है आपका ZnS। इसी यही यूज है डिप्रेजेंट का। इसके बाद 6.3 में है कि व्हाई इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम पायराइट्स मोर डिफिकल्ट देन दैट फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। तो ये पूछ रहा है कि ऑक्साइड ओर के रिस्पेक्ट में पायराइड ओर से कॉपर का एक्सट्रैक्शन क्यों डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो होता है ऑफ फॉर्मेशन कॉपर सल्फाइड पायराइड के लिए CO2S मीन्स कॉपर पायराइड। तो इस कॉपर पायराइड और की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन के सल्फाइड या हाइड्रोजन के सल्फाइड से ज़्यादा होता है। तो जब हम रिडक्शन करेंगे तो इसमें कार्बन के साथ करेंगे या हाइड्रोजन के साथ करेंगे, अगर चूँकि क्वेश्चन में आपका यही पूछा है कि डिफिकल्ट देन ऑक्साइड एंड अदर रिडक्शन, तो अदर रिडक्शन में तो हम कार्बन के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा हम कर सकते हैं। तो कार्बन के द्वारा जो इसका रिडक्शन होगा कॉपर पायराइड का, तो सल्फर उसमें से अलग होगा। तो जब सल्फर अलग होगा तो कार्बन डाइसल्फाइड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। तो कार्बन डाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो कम होता है और CO2S का ज़्यादा होता है, यानी पायराइड का ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन एज अदर सल्फाइड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसलिए अब इसको हम कार्बन या हाइड्रोजन से कराएंगे तो वो रिडक्शन हमारा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि नॉट फिजिबल, दोनों रिएक्शन नॉट फिजिबल है। क्यों? तो इसका जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है, चाहे इसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है, वो CO2S के रिस्पेक्टिवली बहुत कम है। हाउएवर द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज लेस दैन दैट ऑफ CO2। तो अब ऑक्साइड फॉर्म की बात आती है तो कॉपर ऑक्साइड का डेल्टा FG स्टैंडर्ड ये CO2 से लेस है। तो कार्बन से ऑक्साइड फॉर्म में अगर कॉपर हो तो उसको हम कार्बन से कराएंगे तो आसानी से रिडक्शन हो सकता है, CO2 बन जाएगा। तो देयरफॉर द सल्फाइड ओर इज फर्स्ट। अब सल्फाइड को हम लोग क्या बनाते हैं, डायरेक्ट अगर सल्फाइड का करेंगे रिडक्शन तो ये फिजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में बदल देते हैं, कॉपर ऑक्साइड में। तो कॉपर ऑक्साइड का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है ये कार्बन के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कम होता है। तो जिसका कम हो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन उसको हम लोग आसानी से करा सकते हैं, तो हायर वाले से सब्स्टिट्यूट करके। तो देयरफॉर द सल्फाइड ओर इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग। हम रोस्टिंग करेंगे तो रोस्टिंग करने पर ऑक्सीजन का सप्लाई देकर करेंगे तो सल्फाइड जो है वो
ऑक्साइड में परिणत हो गया। तो सल्फाइड जब था तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ज़्यादा था, इसलिए रिड्यूस नहीं हो पा रहा था कार्बन से। लेकिन जब उसको ऑक्साइड फॉर्म में कर दिए तो उसका कम हो गया तो कार्बन से आसानी से हो सकता है। तो देन रिड्यूस्ड, तो देयरफॉर 2CO2s प्लस 3O2 रोस्टिंग कराएंगे तो 2Cu2O बनेगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब ये जो कार्बन का कॉपर का ऑक्साइड हो रहा है तो इसका कार्बन से रिडक्शन जब कराएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस निकल जाएगी। तो चूँकि ये हो जा रहा था इसलिए कि इसका जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन था वो इससे कम था, तो इसलिए हो जा रहा था। और इस केस में क्या था कि इसका ज़्यादा था और इसका कम था, इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो रिडक्शन के लिए हमको क्या ज़रूरी है कि जो लेफ्ट साइड है रिएक्टेंट साइड है उसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन लेस देन होना चाहिए उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट वाले से, तो ये हो सकता है। फिर 6.4 में दिया हुआ है कि एक्सप्लेन जोन रिफाइनिंग एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये दोनों टर्म को हम लोग एक्सप्लेन किए हुए हैं अपने वीडियोज में, तो उससे आराम से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दिक्कत हो तो आप बुक का भी हेल्प ले सकते हैं वीडियो देखने के बाद अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो। इसके बाद 6.5 है कि आउट ऑफ C&CO विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन, यानी कार्बन में और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि 673 केल्विन पर आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एलिंगम डायग्राम की बात करते हैं उससे देखते हैं तो दोनों का जो कोक से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन का और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन का जो डेल्टा जी स्टैंडर्ड वर्सेस टी का ग्राफ, टेम्परेचर का ग्राफ, जो बेसिकली एलिंगम डायग्राम में यही होता है, देखते हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको एलिंगम डायग्राम में देख सकते हैं कि 983 केल्विन पर। तो और उसमें ये भी देख रहे हैं कि डेल्टा जी का वैल्यू जो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का है ई मोर एज कंपेयर टू डेल्टा जी ऑफ CO2। आप ग्राफ में देखेंगे तो ऊपर है, मतलब ज़्यादा है। CO2 वाला CO से CO2 वाला है ऊपर है, C से CO2 वाला नीचे है, यानी इसका वैल्यू डेल्टा जी का ज़्यादा है, इसका डेल्टा जी का वैल्यू कम है। ग्राफ से आपका क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को 983 केल्विन पर क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 900 इट रेफर्स दैट, चाहे इट इंडिकेट्स दैट एट 983 केल्विन और एबव coke is a better reducing agent whereas below this temperature यानी 983 केल्विन के बिलो में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो हेंस कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन। तो ये आप ग्राफ से देख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्लियर है कि C से CO2 का और CO से CO2 का अगर हम देखते हैं तो CO से CO2 का ये ज़्यादा है डेल्टा गिब्स एनर्जी का फॉर्मेशन और C से CO2 का कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आसानी से रिड्यूस करेगा कब, जब इस टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा तो, और उससे कम पर ये नहीं कर पाएगा तो कोक आसानी से आपका कर लेगा रिड्यूसिंग एजेंट। चूँकि एलिंगम रिवर्स करेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा नीचे आने पर और कार्बन वाला जो है ऊपर जाने पर आपका रिडक्शन कर पाएगा। तो इस तरीके से आप 6.5 को देख सकते हैं। इसके बाद है 6.6 में कह रहा है कि नेम द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनोड मड इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो वाई दे आर सो प्रेजेंट, तो आप कॉपर के इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में देखे हुए हैं कि उसमें जो एनोड मड होते हैं तो कॉपर से लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होंगे, इससे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये अगर प्रेजेंट है उसमें इम्प्योर कॉपर में तो ये एनोड मड के साथ रह जाएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि कारण क्या है, यानी कॉपर से लेस रिएक्टिव ही रहेंगे वहाँ पर। तो अब पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए हो पाता है
कि जब हम करंट पास करते हैं तो ये लेस रिएक्टिव उन कॉपर के रिस्पेक्ट में बहुत कम रिएक्टिव हैं, तो इसलिए कॉपर तो एनोड पर Cu2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो हैं ये अपने एनोड में कैथोड में माने पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो इस कैटायन में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए वो एज यूजुअल एटम के फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में नीचे आपके एनोड के जस्ट नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं। और कॉपर जो होता है Cu2+ आयन में कन्वर्ट होता है एनोड पर, और फिर वो सॉल्यूशन से होते हुए जा कर के कैथोड पर जमा होने लगता है कॉपर के रूप में। फिर है कि राइट डाउन द 6.7 में कि राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो एक्सट्रैक्शन आयरन में हम लोग पूरा डिटेल्स देख चुके हैं, हर स्टेज पर कैसे कैसे रिएक्शन होता है, वही रिएक्शन आपको लिखना है। तो आप उसको स्टडी के रिवाइज किए होंगे तो वहाँ से लिख सकते हैं, नए रिवाइज किए हुए हैं तो आप उसको देख करके रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद है क्लियर, वहाँ दिया हुआ है। फिर 6.8 में है कि राइट केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड में बेसिकली जिंक सल्फाइड होता है, तो सल्फाइड ओर है तो पहला स्टेप क्या होगा, रोस्टिंग, ओ से उसको मिला करके हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाती है, और उसके बाद जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिला करके रिडक्शन करने पर आपका जिंक अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इस तरीके से आप जिंक ब्लेंड का पहले रोस्टिंग करके जिंक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, फिर जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त करते हैं। इसका रिलेटेड रिएक्शन आप आराम से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर स्टेट द रोल ऑफ सिलिका इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो आप कॉपर के मेटलर्जी में जानते हैं कि आयरन ऑक्साइड जो होता है वो इनसोल्युबल फॉर्म में इम्प्यूरिटीज के रूप में रहता है, तो उसके लिए हम अलग करने के लिए सिलिका को फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं, और सिलिका के साथ मिला करके जब ओर को हीट करते हैं तो उसमें आयरन सिलिकेट बन जाता है, और आयरन सिलिकेट बन करके वो स्लैग के रूप में रिमूव हो जाता है और आपको आराम से उसका मिल जाता है मेटल का ऑक्साइड। तो यही इम्पोर्टेंस है इसका, सिलिका का। आप उसका रिएक्शन कॉपर के एक्सट्रैक्शन में देखे भी हैं, ऐसे भी समराइज हमने कर दिया, आप लिख सकते हैं। इसके बाद 6.10 में व्हाट इज मीन्ड बाई द टर्म क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है ये दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, ग्रीक लेटर के क्रोमा और ग्राफी। तो क्रोमा का मतलब होता है ये कलर, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का यूज कलरिंग कंपोनेंट्स को ही अलग करने के लिए किया जाता था, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी दिया गया। फिर है 6.11 में कि व्हाट क्राइटेरियन इज फॉलोड फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए ये क्रोमेटोग्राफी के लिए जो दिया गया है स्टेशनरी फेज, तो स्टेशनरी फेज के लिए जब सिलेक्शन करना है तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एडजर्विंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली इस प्रोसेस में एडजर्प्शन का ही इम्पोर्टेंस होता है। तो जो हम स्टेशनरी फेज यूज करेंगे तो उसकी एडजर्वेंट कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो उसमें स्टेशनरी फेज यूज करेंगे तो उसको मूविंग फेज के साथ कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए, या मूविंग फेज के किसी कंपोनेंट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, केवल एडजर्प्शन होना है वहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग ये दो मेन पॉइंट क्लियर करके तब स्टेशनरी फेज का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद है कि 6.12 में कि डिस्क्राइब ए मेथड फॉर रिफाइनिंग निकल। तो निकल के रिफाइनिंग के लिए मोन्स मेथड का हम यूज करते हैं, जिसका डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी टॉपिक वाइज ही दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से उसको नोट कर लेंगे। तो मोन्स मेथड यूज किया जाता है, उसका डिटेल्स आप वीडियो से देख करके नोट कर लेंगे, बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोग 6.12 तक का देखें। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को देख लेंगे और एक वीडियो में, और उसके बाद तब हम लोग अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की, और
आप वीडियो से बने रहिए। क्वेश्चन आप वीडियो को रिवाइज करके, बुक को रिवाइज करके फिर से आप अपने से भी कुछ क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन का हम जो लिखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग अपना नोट्स मेकिंग करना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। एक दो बार रिवाइज करके देख लेंगे, याद भी हो सकता है, समझ भी हो सकता है। और ये हमेशा माइंड में रखिए कि साइंस में क्वेश्चन के आंसर का कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, रिएक्शन आपका सेम रहेगा। लैंग्वेज जहाँ पर होता है तो बात को समझ करके, थिंग को समझ करके आप लैंग्वेज को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। एक जनरल स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम देते हैं, लेकिन यही फाइनल नहीं है कि आप यही लिखेंगे। आप लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। मटेरियल जो है, मेन थीम है, वो चेंज नहीं होगा, वो फैक्ट को आप समझिए, उसके बाद आप लिखिए। तो आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका नॉलेज डेप्थ हो, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।